दोस्तों, एक लड़का अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, अकेला रहता और एकदम मस्त जिंदगी काट रहा था। एक दिन अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है, जिसको वह 7 साल पहले छोड़ दिया था। उसे अपने ससुराल की याद आने लगती है और उस गांव की कच्ची सड़कों को वह याद करने लगता है। वह नदियां, वह बगीचा, वह जगह जहां उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल गुजारे थे। उसे अपने बीते एक एक पल की याद आने लगती है। उसे अब बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। इतना ज्यादा वह परेशान हो जाता है कि अगले दिन ही वह अपनी गाड़ी उठाकर अपने गांव से 50 किमी दूर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। गांव के अंदर दाखिल होता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही साथ निराश भी होने लगता है। वह अपनी पत्नी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और जब उसे अपनी पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है तो वह फोट फोट कर रोने लगता है। दोस्तों, दो प्यार करने वालों की यह एक सच्ची प्रेम कथा है। तो चलिए पूरी कहानी को विस्तार के साथ जानने की कोशिश करते हैं। आखिर कैसे यह पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के एक छोटे से कस्बे में रजत नाम का एक लड़का रहता है। 7 साल पहले उसकी शादी महिमा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से होती है। बहुत ही धूमधाम से उनकी यह शादी हुई थी। दोनों अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन रजत के घर वाले उनके बीच दरार डालने लग जाते हैं उन दोनों के बीच नफरत पैदा करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वह लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि रजत बहुत ही सीधा साधा लड़का था। वह बहुत मेहनती और कमाऊ लड़का था। रजत दिल्ली में कपड़ों की सेल किया करता था। भगवान की कृपा से वह बहुत धनवान था। रजत की शादी होने के बाद भी महिमा अधिकतर अपने मायके में ही रहती थी, क्योंकि महिमा के अलावा उसके माँ बाप का कोई दूसरा सहारा नहीं था। वैसे महिमा की एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन उनकी तो पहले ही शादी हो गई थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। इसीलिए महिमा को अपने माँ बाप की ज्यादा फिक्र रहती थी, तो वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। और रजत जब भी दिल्ली से अपने घर आता तो वह डायरेक्ट अपने ससुराल ही चला जाता और महिमा के साथ कुछ दिन वहीं रुक जाता था। वह उसको खर्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे देता था, तो उसके परिवार वाले उसकी इस बात से घृणा करने लगते हैं। वह यह सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यह सारा पैसा अपनी पत्नी और उसके माँ बाप पर ही ना लुटा दे और हमारे हाथ ढेला भी ना लगे। तो इसलिए दोस्तों, वह सभी उससे नफरत करने लगे थे। वो इस बार जब दिल्ली से घर आता है तो उसके भैया और भाभी उसके कानों में जहर घोलने का काम करने लगते हैं। उससे बोलते हैं कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी पत्नी पता नहीं क्या क्या गुल खिला रही है। घर तो रहती ही नहीं है, तो किसी को क्या पता चल रहा है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। हमने पिछले हफ्ते ही गांव में चर्चा सुनी थी कि रजत की बात तो बदचलन है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। तरह तरह की बातें वह उसके कान में भर देते हैं और नतीजा यह होता है कि रजत और महिमा के बीच इस सब को लेकर तनातनी रहने लगती है और इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। रजत अपनी पत्नी पर इल्जाम तराशने लगता है, उसे बदचलन बोल देता है। महिमा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रजत गुस्से में उस पर हाथ भी उठा देता है। फिर महिमा भी तेश में आकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और रजत भी अपने काम पर दिल्ली के लिए निकल जाता है और अपने परिवार के इस षड्यंत्र में ऐसा फंसता है कि उसको अपना अच्छा बुरा दिखाई ही नहीं देता। अब वह पैसा कमाता है और अपने परिवार वालों को भेजता रहता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक सड़क दुर्घटना में उसके एक हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। वह दिल्ली में ही अपने हाथ पर प्लास्टर लगवाता है और दवाई ले लेता है। फिर वह सोचता है कि चलो घर चलते हैं, घर पर सुकून से रहूंगा और मेरा परिवार भी मेरी देखरेख करेगा तो मेरा हाथ थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। यही सोचकर वह घर आ जाता है और 2 महीने अपने घर गुजारता है। इन 2 महीनों में वह देखता है कि सभी लोग सिर्फ पैसों के साथ ही हैं। पैसों के बिना न तो कोई भाई अपना है, न कोई दोस्त अपना है। पैसा है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी नहीं है। उसके दुख में कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। दोस्तों, जब वह घर आया था तो सभी उसे बोलते हैं कि यहां क्यों चले आए हो? दिल्ली में तो यहां से भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर लोग हैं, तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? इस बात पर रजत कहता है कि हां, मैंने प्लास्टर करा लिया था और दवाई भी ले ली है। अब मुझे बस कुछ दिनों की आराम की जरूरत है। सुबह शाम ताज़ा खाना और दूध की जरूरत है, इसलिए मैं घर पर ही चला आया। यहां आप सभी लोगों के बीच रहूंगा तो मेरा मन भी लगा रहेगा और इसी बहाने 1-2 महीने घर पर भी रुक जाऊंगा।
पुराने यार दोस्तों से और रिश्तेदार से भी मुलाकात हो जाएगी दोस्तों। रजत, जो हर महीने अपने घर वालों को 40 से 0,000 देता था, अब वह कमा नहीं रहा था, तो उसके घर वालों ने उसे एक एक चीज के लिए झींकने पर मजबूर कर दिया। अब उसके साथ इस तरह से श्लोक किया जाता कि उसके अपने परिवार वालों से ही भरोसा उठ जाता है। उसका दिल टूट जाता है। उसका हाथ अभी सही से काम भी नहीं कर रहा था और ही प्लास्टर भी अभी तक खुला था, फिर भी उसके घर वाले उसको दिल्ली काम पर जाने के लिए परिसर देने लगते हैं कि यहां कब तक ऐसे ही थाली की रोटी खाते रहोगे, यहां घर में पैसे पेड़ पर नहीं झड़ रहे हैं, अब तुम अपने काम पर चले जाओ और 2 पैसे कमाओ, तभी तो घर का खर्चा भी चलेगा। अब इतनी खरी खोटी सुनने के बाद और अपने साथ हो रही बदसलूकी को देखने के बाद वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन वह गुस्से में बोल ही देता है कि मैं अब अलग रहना चाहता हूं। आप सभी लोगों से मैं तुम लोगों को एक फोटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, तुम लोग अपना देखो, मैं खुद अपना कमा खा लूंगा। फिर वह अपने मामा मामी और 2-4 रिश्तेदारों को बुलाता है और घर में मटवाड़ करा लेता है। अपना हिस्सा लेकर वह अलग रहना शुरू कर देता है। रजत काफी अच्छा खासा पैसा कमाता था, तो उसने 78 लाख अपने बैंक अकाउंट में भी जमा कर रखे थे। वह उन पैसों से एक घर बनाने का फैसला करता है और घर बनवा देता है। घर को लेकर उसके परिवार वालों ने उसके साथ बहुत ज्यादा विवाद किया। गांव वाले भी उसकी मजाक बनाते थे, ताना मारते हुए कहते थे कि घर तो बना लिया है, अब इसमें रहेगा कौन? ना तो तुम्हारी बीवी बच्चे हैं, परिवार से तुम्हारी बनती नहीं है, तुम्हारे ना कोई आगे है ना कोई पीछे। हर कोई उसे तरह तरह की बातें सुनाता था। इस सब से वो तंग आ जाता है। उसको भी अब अकेलापन काटने को दौड़ता था। फिर एक दिन उसे अचानक अपनी धर्मपत्नी की याद आने लगती है और वो अगले दिन ही अपनी गाड़ी से 50 किमी दूर अपने ससुराल में पहुंच जाता है। दोस्तों, वहां अब सब कुछ बदल चुका था। नुक्कड़ पर एक चाय की टपरी हुआ करती थी, लेकिन अब वहां बड़े बड़े ढाबे खुल चुके थे। फिर वह वहां बैठता है, चाय पीता है और उस जगह को, उस अड्डे को बड़ी गौर से देखने लगता है जहां उसकी पत्नी उसको विदा करने के लिए आया करती थी। जब भी वह अपने ससुराल आता था तो उसकी पत्नी उसको जबरदस्ती लोक लेती थी। 2 दिन के लिए वह आता था, लेकिन वह उसको 4 दिन वहीं जबरदस्ती रोक लिया करती थी और वहां अड्डे तक उसे विदा करने के लिए साथ ही आती थी। यही सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। फिर वह उसके घर जाने का सोचता है। दोस्तों, वह एक रुमाल अपने चेहरे पर लपेट है, चेहरे को बढ़िया से छुपा लेता है और हेलमेट लगाकर वो बीच गांव में उसकी ससुराल होती है। वहां जाकर घर के बाहर रुक जाता है तो देखता है कि उसके सास और ससुर अपने आंगन में बैठे हैं। ससुर जी कुर्सी पर सर लगाए आराम कर रहे हैं और सासू मां सरसों के फली को मसलकर उनमें से सरसों को बाहर निकाल रही होती है। वो बस ऐसे ही खड़े खड़े घर को निहारने लगता है और करीब 10 मिनट गुजर जाते हैं। तभी उसकी सांस बाहर आती है और उसको देखते हुए पूछती है कि भैया, तुम्हें किससे मिलना था या किसके घर जाना है? बहुत देर से यहीं खड़े हो बेटा, क्या बात है? तो रजत बौखला जाता है और धीमी आवाज में बोलता है कि अम्मा कहीं नहीं, बस यहीं आगे गांव में ही जाना था। और फिर वह दरवाजे की तरफ देखता है और मन ही मन सोचने लगता है कि काश महिमा अंदर से बाहर आए, लेकिन वहां से कोई भी बाहर नहीं आता। वह थोड़ी देर बाद फिर से वहीं वापस लौटकर आता है और चौराहे पर बैठ जाता है। इधर उधर ताक झांक करने लगता है कि शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन महिमा उसको कहीं दिखाई नहीं देती। उसके बाद वह उदास होकर अपने घर के लिए रवाना होने लगता है। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मानो कोई उसे पीछे से आवाज लगा रहा हो और कह रहा हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे यहां अकेला छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुमसे मिलना चाहती हूं, तुम्हें देखना चाहती हूं। वह बहुत ही आराम से गाड़ी को चला रहा था। अब उसको लगने लगता है कि मैं और आगे ना जाऊं। फिर वह रुक जाता है और फिर कहता है कि जिंदगी में तो फिर यहां कभी आना नहीं है, चलो एक बार फिर से वापस चलकर देखते हैं। उसका दिल कह रहा था कि शायद उसको यहां पर कोई मिल जाए। वह सोचता है कि नदी पर देखूं, जहां गर्मियों के दिनों में लू से बचने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाया करते थे। वह भी जब अपनी ससुराल रहता था तो वह भी कई बार वहां अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए जाता था। दोस्तों, नदी के पास ही एक कच्चा रास्ता जाता था। अब वहां पक्की सड़क बन चुकी थी। जब वह नदी के किनारे किनारे चलने लगता है तो उसकी नजर कुछ गाय के बछड़ों पर पड़ती है, जो नदी किनारे ही घास चढ़ रहे थे। उन्हें चराने के लिए 3-4 लड़की पेड़ के नीचे बैठी थीं।
उनमें से एक लड़की के पास एक गाय का छोटा बच्चा बैठा हुआ था, जिसको वह बड़े प्यार से सहला रही थी और उसे प्यार से घास खिला रही थी। वो खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि चलो इनके पास जाकर देखता हूं, शायद मेरी महिमा भी यहीं कहीं हो। और जब वो उस लड़की के पास पहुंचता है जो गाय के बच्चे को खिला रही थी, तो उसे देखकर हैरान रह जाता है और बहुत चक्का सा खड़ा रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी महिमा होती है। महिमा को देखता है तो उसकी मांग में अभी भी सिंदूर भरा हुआ था। न तो उसने कोई कंगन पहन रखा था, न कोई गहना है, न कोई श्रृंगार है, फिर भी वही मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। अब वह रोने लगता है। महिमा भी उसको अब देखने लगती है, लेकिन जब रजत उससे कुछ बोलता ही नहीं है तो वह सोचने लगती है कि होगा कोई राहगीर और ऐसे ही आया होगा, तो वह फिर से अपने गाय के बच्चे को चराने लगती है। अब रजत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उससे बात करते हुए पूछता है कि यह गाय किसकी है, तो वह कहती है कि यह मेरी ही है। तो वह बोलता है कि मुझे इनमें से एक छोटा बच्चा चाहिए। तो महिमा जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, अभी ये छोटी है, बिकने के लिए तैयार नहीं हुई है। तो वह कहता है कि मुझे भी छोटा बच्चा ही चाहिए था, मुझे भी पालना है। उनको अब रजत जब उससे काफी देर से बातचीत कर रहा था तो महिमा उसकी आवाज को पहचान जाती है और वो फिर उसके दिल की धड़कन पड़ने लगती है। वह फटाक से खड़ी हो जाती है और कहती है कि पहले तो आप अपना ये रुमाल हटाइए। तो इस पर रजत कहता है कि अरे यार, मैं कोई चोरवर नहीं हूं, ये तो बस लू से बचने के लिए रुमाल लपेट रखा है। लेकिन महिमा कहती है जी नहीं, पहले आप अपना चेहरा दिखाइए, कौन हैं आप दोस्तों। वह गाड़ी से नीचे उतरता है और अपना रुमाल खोल देता है। महिमा जब उसके चेहरे को देखती है तो भागकर उसके गले लग जाती है और फफक फफक कर रो होने लगती है। रजत की भी आंखें नम हो जाती हैं। वह रजत से कहती है कि इतने सालों से आप कहाँ थे? मैं हर रोज आपका इंतजार किया करती थी, दिन रात बस तुम्हारा ही रास्ता देखती रहती थी। मेरी अतरा आत्मा तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। इतने दिन कहाँ थे आज भोले बटके यहां? कैसे चले आए हो? रजत कहता है कि मैं तुम्हें वापस घर लेने के लिए आया हूं। इस पर महिमा कहती है कि झूठ मत बोलिए, मेरी सांसें रुक जाएंगी, मैं अपने साथ कुछ भी कर लूंगी। सच सच बताइए, आप यहां क्यों आए हो? इतने दिनों बाद रजत कहता है कि नहीं, मैं सच ही कह रहा हूं, मैं अब तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए ही आया हूं। वे एक बार फिर से उससे पीछे हट जाती है, उसे देखती है और फिर से उसके गले से लिपट जाती है। इन दोनों को दो औरतें दूर से खड़ी देख रही थीं। वो अब इनके पास आ जाती है। रजत महिमा को चुप कराते हुए बोलता है कि यार अब चुप हो जाओ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा। लेकिन महिमा को किसी की कोई परवाह नहीं होती, वह बस उसके गले लगकर रोती ही जा रही थी। दोस्तों, उन दोनों औरतों में से एक महिमा की चाची जी होती है। वो जब रजत को देखती है तो पहचान जाती है और बोलती है कि दामाद जी, आप आज कहाँ से आ गए हो? आप इतने सालों से कहाँ थे? आज हम लोगों की कैसे याद आ गई? तो वह कहता है कि चाची जी, पहले आप महिमा को चुप करा दीजिए, फिर मैं सब बातें बताता हूं। महिमा की चाची उसको चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह बस लगातार रोते ही जा रही थी और रजत का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अब रजत खुद को संभालता है, लेकिन अपने लिए अपनी पत्नी का यह प्यार देखकर वह भी रोने लगता है। उनकी चाची उन्हें समझाती बुझाती है और कहती है कि दामाद जी, आप इतने दिनों से इसे अकेले छोड़कर रखे हो, लेकिन फिर भी यह आज तक आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। हम इससे कहते रहते हैं कि जब पति साथ नहीं रहता तो क्यों सिंदूर लगा रही हो, लेकिन कहती है कि साथ नहीं रहते तो क्या हुआ, मर तो नहीं गए हैं, जिंदा है, इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूं और इस बहाने से मैं उन्हें याद करती रहती हूं कि शायद एक ना एक दिन उन्हें मेरी भी याद जरूर आएगी। और यह आज भी तुम्हारे भरोसे ही जी रही है और अपनी जिंदगी काट रही है। स्कूल में छोटे बच्चे को पढ़ा लेती है, 4 हज मिल जाते हैं, महीने के बूढ़े माँ बाप हैं, दवाई दारू का खर्चा है, किसी तरह से बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप और खुद का पेट पाल रही है। भैया, आप तो छोड़कर चले गए थे, तुम्हारी तो बात ही अलग है, लेकिन इसे देखो कैसे, आज भी तुम्हारे लिए पागलों की तरह रो रही है। तो रजत कहता है कि नहीं चाची, मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है, मेरा भी इस दुनिया में कोई और नहीं है, मैं अकेला ही जिंदगी काट रहा हूं और आज महिमा से मिलने ही आया था और इसको अपने साथ ले जाने के लिए ही आया हूं। दोस्तों, महिमा की चाची यह बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि क्यों नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। दोस्तों, फिर सभी लोग बैठ जाते हैं और महिमा बस उसी को देखे जा रही थी।
फिर वह बताती है कि कैसे रजत के परिवार वालों ने उनकी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ दिया। फिर उनकी चाची कहती है कि बेटी जो हो गया सो हो गया, अब उनका रोना रोने से कोई फायदा नहीं है, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। अब तुम फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और फिर से अपना घर बसा लो। तो इस पर महिमा बोलती है कि चाची जी, मैं हमेशा से इन्हें देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन मैं अपने बूढ़े माँ बाप को इस हालत में अकेले छोड़कर इनके साथ वापस नहीं जाऊंगी। उनके बुढ़ापे के मुश्किल दिनों में उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस पर रजत कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप को भी साथ लेकर चलूंगा। मैंने नया घर बनाया है, हम सभी वहीं साथ रहेंगे। दोस्तों, रजत कहता है कि मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम अपने माँ बाप को साथ लेकर मेरे घर चलो। फिर वह दोनों अपने माँ बाप को घर लेकर जाते हैं। जब वह घर पहुंचते हैं तो सभी गांव वाले और उसके परिवार वाले उन दोनों को एक साथ देखकर दंग रह जाते हैं और अपना सिर पटने लगते हैं। फिर वह रजत को भड़काने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि इसे क्यों लेकर आया है, 7 साल तुझसे दूर रही, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारा होगा। उसको बहुत भरा बुला सुनाते हैं और कहते हैं कि तू हमसे कहता, हम तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी दूसरी शादी करा देते। लेकिन दोस्तों, जो अल्फाज उनके जुबान से निकलते हैं उसका उल्टा वह उसके साथ बर्ताव रखते थे, क्योंकि रजत के लिए जब भी कोई रिश्ता लेकर आता था तो यही लोग रिश्ते वाले को भांजी मार देते थे और कह देते थे कि यह तो नशेड़ी है, जवारी है, पहली पत्नी तो छोड़कर चली ही गई है। इसी वजह से आप लोग क्यों अपनी बेटी की जिंदगी खराब करना चाहते हो? इससे शादी कराकर यही लोग उसकी दूसरी शादी नहीं होने दे रहे थे। और जब वह अपनी पत्नी को ले आता है तो उसे ऐसे भड़काने का काम करते हैं। रजत उनकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि मैंने आस्तीन के सांप पाल रखे थे, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और आप सभी लोग यहां से चले जाइए और आइंदा से मेरी जिंदगी में मेरे किसी काम में आपको दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, वो लोग भी अब समझ गए थे कि ये अब हमारी किसी बात को नहीं मानने वाला। अब ये दोनों अपनी नई जिंदगी में खुशहाल थे और अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तो दोस्तों, यह थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोगों से एक ही विनती है कि अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।